रिकन्सिलिएशन में हमारा जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट बिजनेस का, देखिए बिजनेस का अपना जो बैंक अकाउंट है, अच्छा बैंक अकाउंट का हिसाब क्या है वो हमने सिंगल एंट्री में करा है। सिंगल एंट्री में हमने केस 2, केस 3, केस 4 बैंक अकाउंट भी किया है, कैश का टी अकाउंट भी किया है। तो बैंक अकाउंट का सिंपल हिसाब होता है, वो ये होता है, पैसे आ रहे हैं इनफ्लोस, वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और पैसे जा रहे हैं वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सही हम करते थे सिंगल एंट्री में भी कि ट्रांजैक्शंस जो उसने दी हुई होती हैं हम उसमें ये पढ़ लें ट्रांजैक्शन में कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, राइट। अगर पैसे आ रहे हैं तो कहाँ लिखे, बैंक के डेबिट पे, और पैसे जा रहे हैं तो कहाँ लिखे, क्रेडिट पे। बिजनेस बैंक अकाउंट ऐसे ही बनाता है, पैसे आ रहे हैं डेबिट, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि बैंक क्या एसेट है। पैसे आएंगे तो पैसे बैंक में क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब पैसे कहाँ से आते हैं, कैश सेल से आते हैं। डिविडेंड मिल रहा है, ये डिविडेंड क्या है, मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करिए, डिविडेंड आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, डेबिट। और कोई रिसीवेबल पैसे दे रहा है, डेबिट। ये चीज़ें पैसे आ रहे हैं डेबिट पे आ जाएंगी। और पैसे जा रहे हैं क्रेडिट, एक्सपेंस में पैसे दे दिए, पेमेंट कर दी सप्लायर को, पैसे चले गए, एनसीए खरीद लिया, पैसे चले गए, बैंक अकाउंट। अब हम क्या करते हैं महीने के आखिर में, मंथ एंड पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और भी देख लें, बैंक अकाउंट का हम सीडी कैलकुलेट करते हैं। अगर बैंक अकाउंट का सीडी इस तरफ आता है, ये सिंगल एंट्री में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अगर बैंक के टी अकाउंट का सीडी क्रेडिट साइड पर आता है तो ये क्या होता है, एसेट, करंट एसेट होता है। और अगर बैंक अकाउंट का सीडी डेबिट साइड पर आता है, इधर देखें, बैंक अकाउंट का सीडी डेबिट साइड पर आता है तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी। तो बैंक अकाउंट का सीडी क्रेडिट पे आएगा, वो करंट एसेट होगा, और बैंक अकाउंट का सीडी अगर डेबिट पर आएगा तो क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो। ठीक है, ये सिंपल बैंक अकाउंट आप सबको आता हो। हम करते क्या हैं, हम अपने बैंक अकाउंट को और बैंक अकाउंट के बैलेंस को, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का सीडी आ रहा है, बैंक अकाउंट का सीडी आ रहा है 45,000। ये बैंक अकाउंट का सीडी 45 क्या बता रहा है कि हमारे बैंक में आज 45,000 हैं, 45,000 का बैलेंस है हमारे बैंक में। हम इसको रिकंसाइल करते हैं। अकाउंटेंट से मैंने पूछा यार बैंक में कितने पैसे, अकाउंटेंट कहता है सर 45,000 हैं बैंक। मैं कहता हूँ ठीक है, अकाउंटेंट कह रहा है 45,000 हमारे बैंक में हैं, तो मैं एक बैंक वालों को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि 45,000 हैं या नहीं है। बैंक वाले भी तो यही कहेंगे सर आपके अकाउंट में 45,000 है, यही कहना चाहिए उनको। जब मैं बैंक कॉल करता हूँ, बैंक, और बैंक वालों से पूछता हूँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो बैंक वाले बताते हैं कि आपके अकाउंट की हमने स्टेटमेंट चेक करी है, वो कहलाती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा पहली बात, बैंक स्टेटमेंट बिजनेस बनाता है या बैंक वाले बनाते हैं, बैंक वाले बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक वाले। मेरा बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से देख के बताएंगे वो, तो बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट को देखकर ये बताते हैं कि मेरे बैंक में आज 40,000 रुपये। तो एज पर बैंक मेरे अकाउंट में कितने पैसे, 40,000। एज पर बैंक मेरे अकाउंट में कितने हैं, 40,000। और मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से कितने पैसे मेरे पास, 45,000। तो फर्क आ गया। अब मैं अकाउंटेंट को ये कहता हूँ यार तुम तो कह रहे हो 45,000 रुपये हैं, और बैंक कॉल कर रहा हूँ तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं,
40,000 रुपये फ़र्क तो आ रहा है, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये किस चीज़ के अंदर आ रहा है? दो चीज़ों के अंदर आ रहा है। किस चीज़ के अंदर आ रहा है? नंबर 1 क्या है? बैंक अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस अकाउंटेंट, और दूसरा क्या है? बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक। 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही है। तो मैं ये चेक करना चाहूँगा कि 5,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है। मेरे पास 45,000 होने चाहिए, अकाउंटेंट कह रहा है, जबकि बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक में कितने पैसे? 40,000 है। तो ये 5,000 का डिफरेंस जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इस डिफरेंस को जब हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे ना, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी। वो कहलाएगी बैंक रिकन्सिलिएशन। कब बनती है बैंक रिकन्सिलिएशन? जब बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट वर्सेस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट वर्सेस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है, तो बनती है बैंक रिकन्सिलिएशन। और हम उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनेगी? बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट डिफरेंट होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलिएशन में भी दो चीज़ें बनती हैं, जैसे कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन में बनती है, वैसी बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन में भी दो चीज़ें बनती हैं। एक ये कहलाता है एडजस्टेड बैंक अकाउंट। इसको कभी कभार एग्जामिनर एडजस्टेड कैश बुक भी कहता है, कभी कभार। तो एक हम बनाते हैं दोबारा से बैंक अकाउंट। भाई हो सकता है अकाउंटेंट ने गलत बना दिया हो ना, टी अकाउंट में गलती कर दी हो, तभी फर्क आ रहा है। अकाउंटेंट की गलती भी तो हो सकती है। 40,000 और 45,000 में जो फ़र्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है? अकाउंटेंट ने गलती करी होगी। अकाउंटेंट ने कहाँ गलती करी होगी? बैंक अकाउंट बनाने में गलती करी होगी। अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट कैसे बनाया? टी अकाउंट बनाया, इसमें गलती करी होगी। तो हम क्या करेंगे? हम दोबारा से टी अकाउंट बनाएंगे और जो गलती है उसको ठीक करेंगे। अच्छा एक बात और सुने, ये जो फ़र्क आता है ना 40,000 को 45,000 का, जो डिफरेंस आता है 40,000 और 45,000 का, राइट? दो रीजंस होते हैं इस डिफरेंस के। किस चीज़ का डिफरेंस? बैंक अकाउंट का डिफरेंस, बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आता है इसके क्या होते हैं? दो रीजंस होते हैं। एक नॉट येट रिकॉर्डेड इवेंट्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट्स होता है। ये दोनों गलतियां बिजनेस का अकाउंटेंट ही करता है। इसका मतलब 40,000 और 45,000 में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? किसी गलती की वजह से आ रहा है, अकाउंटेंट की गलती की वजह से आ रहा है। बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक का एरर नहीं होता। बैंक का एरर कभी कभार वो देता है, फिलहाल ये समझ लें बैंक का एरर नहीं होता। तो गलती किसकी है? 40 और 45 में अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की गलतियाँ किस तरह की हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। एक क्या होती है? नॉट येट रिकॉर्डेड, और एक क्या होती है? एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। अब इसके नाम से पता चल रहा है नॉट येट रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? उसने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं करा। कुछ चीज़ें जो हो गई हैं लेकिन अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नॉट येट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं करा, नॉट येट रिकॉर्डेड। इसमें क्या क्या आता है देखें, पहले सुन लें। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लगा दिए बैंक ने। अब बैंक ना फ़ोन करके बताता नहीं है कि यार मैं बैंक चार्जेस लगा रहा हूँ, लगा दूँ, वरना सब बोलेंगे नहीं नहीं यार अभी नहीं लगाओ, पैसे नहीं है, बाद में, अभी अभी हालात टाइट चल रहे हैं यार, अभी नहीं। बोले हैं पैसे आपके अकाउंट में? नहीं नहीं यार ये बड़े काम के, अभी नहीं निकालो। कौन बोलेगा बैंक चार्जेस लगाओ? बताए, जबकि बैंक चार्जेस लगने हैं, हमें पता है बैंक के चार्जेस लगेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं यार नहीं। तो बैंक हमसे पूछता नहीं है बैंक चार्जेस काटने से पहले, तो बैंक अपने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता।
अब बैंक चार्जेस कट गए, बैंक ने बताया नहीं, तो अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा? तो अकाउंटेंट को बाद में पता चलता है, अच्छा ये बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं। तो बैंक चार्जेस अक्सर एक ऐसी चीज़ होती है जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना मिस कर देता, भूल जाता, मिस कर देता। तो क्या करेगा वो? इसको रिकॉर्ड करेगा फिर। तो ये किस में आ जाता है? नॉट येट रिकॉर्डेड। समझ में आ गई बात? जब भाई मुझे बता ही नहीं रहा वो बैंक चार्जेस का, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मिस हो जाएगा यार, मिस हो गया। एक और चीज़, डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या? डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि एक ही है, समझ लो। वैसे फ़र्क होता है इन दोनों का, फ़िलहाल समझ लो। होता क्या? मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था, ख़रीदा हुआ था, क्रेडिट कार्ड में यूज़ कर रहा था। तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, बैंक वालों को, यार ये क्रेडिट कार्ड का बिल हर मंथ आएगा और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके ये क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा करां। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का जो बिल आएगा वो मुझसे पूछे बगैर पे कर देना। तो बैंक के पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी तरफ से कि जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो बैंक वाले क्या करेंगे? उसको ऑटोमेटिकली पे कर देंगे। तो मेरे अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे और क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाए। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का बिल कभी ज़्यादा कभी कम, जिस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ क्रेडिट कार्ड उस हिसाब से बिल जनरेट होता है। जिस महीने ज़्यादा इस्तेमाल किया क्रेडिट कार्ड, ज़्यादा बिल आएगा, कम किया कम आएगा। तो वो बिल की अमाउंट हर महीने क्या होती है? वेरी करती है। लेकिन बिल आता है डायरेक्ट बैंक में और बैंक वाले उसको डायरेक्ट पे कर देते हैं। तो अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि बिल अकाउंटेंट तक आया ही नहीं है, बिल डायरेक्ट किधर गया? बैंक, और बैंक ने पे कर दिया। हाँ, अकाउंटेंट को ईमेल आई है, वो जब उसको याद आया ईमेल खोल के देखेगा, अच्छा ये क्रेडिट कार्ड का बिल है, ये बैंक ने पे कर दिया। तो अक्सर ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल है जो मैंने बैंक को बोला है मेरे बिहाफ पे खुद ही पे कर दो, तो ये भी रिकॉर्ड होना रह जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है? नॉट येट रिकॉर्डेड हो जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर, इसमें भी यही है। फ़र्क क्या है फिर इन दोनों का? इन दोनों का फ़र्क ये है कि एक में अमाउंट फिक्स्ड है और एक में अमाउंट वेरी करती है। फ़र्क है, बाकी है सेम चीज़। दोनों केसेस में क्या है? डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट, अयान यहाँ बैठे। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर, गाइस बात सुने, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? दोनों सेम है। दोनों में क्या होता है? ऑटोमेटिकली अमाउंट जाती है बैंक में और बैंक वाले पे कर देते हैं। एक में अमाउंट फिक्स होती है और एक में अमाउंट वेरी करती है। सिर्फ ये फ़र्क है इसका, बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल सुने, मंथली फीस है। अब मुझे पता है मेरी मंथली फ़ी वो तो फिक्स्ड है, सेम है, महीने की फ़ीस सेम है मेरी। तो फ़ी वाउचर मेरा डायरेक्ट बैंक जाता है और बैंक उसको पे कर देता है। ये भी अकाउंटेंट कभी कभार लिखना भूल जाता है, लेकिन अमाउंट इसकी क्या है? फिक्स्ड है। जो मंथली फीस है फिक्स होती है, ये सेम अमाउंट रहती है हर महीने। बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट क्या होती है? हर महीने वेरी करती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? वो जाता है, बैंक पे करता है, लेकिन उसमें अमाउंट क्या होती है? वेरी करती है। हर चीज़ जो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शंस दूंगा बैंक मेरे बिहाफ पे कर देगा। वो होगा डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर। यानी कि डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर दोनों में पैसे आएंगे हमारे पास या जाएंगे? जाएंगे। पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। लेकिन एक में अमाउंट फिक्स है और एक में अमाउंट वेरी करेगा। सही होगी बात? डायरेक्ट डेबिट में अमाउंट वेरी करेगी, स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट क्या होगी? फिक्स्ड हो। ठीक हो गया? लेकिन पैसे दोनों केसेस में क्या होंगे? माइनस। लेकिन अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करना भूल जाएगा। एक और चीज़,
एक कहलाता है डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट क्या है? मैंने आपको कहा कि यार ये अकाउंट नंबर है मेरा, मैंने आपको अपना अकाउंट नंबर दिया और मैंने कहा यार ये जो महीने की फ़ीस है ना आप इसमें जमा करा देना, मंथली फ़ीस आप अकाउंट में जमा करा देना। अब आप अभी फ़ौरन तो नहीं जमा करा रहे, हो सकता है आप कल जमा कराओ, हो सकता है आप परसों जमा कराओ, हो सकता है आप शाम में जमा कराओ, हो सकता है आप 3 दिन बाद जमा कराओ, राइट? अब मैं आपको बार बार फ़ोन करके पूछता नहीं रहा हूँ, हाँ भाई जमा करा दी, हाँ भाई जमा करा दी, हाँ भाई जमा करा दी फ़ीस, राइट? अब मुझे नहीं पता आप कभी भी पैसे जमा करा दोगे, लेकिन मैं डबल एंट्री और इसकी रिकॉर्डिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक आप जमा ना करा दो, राइट? भाई आप पैसे जमा कराओगे लेकिन मैं एंट्री अभी तो नहीं बना सकता ना, जब जमा करा दोगे तब बनाऊंगा ना। आपने क्या करा, आपने पैसे जमा करा दिए मेरे अकाउंट में और मुझे बताना भूल गए, ट्रांसफ़र कर दिया, आपने नहीं बताया मुझे। कुछ लोग जमा करा के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं भेजा। अब आपने मेरे अकाउंट में फ़ीस जमा कराई लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, पैसे आ गए अकाउंट में, मुझे पता नहीं। 2 दिन बाद मैंने आपसे पूछा, अच्छा अब क्या हुआ? मैंने बैंक फ़ोन किया, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में होने चाहिए थे 20,000 रुपये। अब मुझे पता नहीं आपने 5,000 डलवा दिए। जब मैंने बैंक फ़ोन किया तो बैंक ने बोला आपके अकाउंट में सर 25,000 रुपये। मैंने कहा यार 5,000 रुपये ज़्यादा कैसे हो गए? अब मुझे पता ही नहीं चला 5,000 ज़्यादा कैसे हो गए, लेकिन हो गया, फ़र्क तो आ गया। 2 दिन बाद मैंने आपसे पूछा यार फ़ीस जमा करा दी थी? आपने कहा सर फ़ीस जमा करा दी थी। तो मुझे पता चला अच्छा वो 5,000 थे जो आपने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए थे, मुझे बताए नहीं थे। तो जब बताया नहीं आपने तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा उसको? तो ये भी क्या हो जाता है, नॉट येट रिकॉर्डेड। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। ये होता है क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट भी कहते हैं इसको और क्रेडिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं इसको। तो ये डायरेक्ट क्रेडिट भी होता है और ये क्रेडिट ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन मतलब समझ रहे हैं आप? नाम क्या है, क्रेडिट, लेकिन इसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। नाम क्या है, डेबिट, डायरेक्ट डेबिट, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। बस ये ख्याल रखिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं अकाउंटेंट्स। एक और चीज़ होती है डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं? तो पैसा आ रहा है ना डायरेक्ट क्रेडिट में, क्रेडिट में पैसा आ रहा है। ये डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है कि पैसा आ रहा है। ये डेबिट क्रेडिट, टी अकाउंट वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है। इसका मतलब क्या है, पैसा क्रेडिट ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है। और डायरेक्ट डेबिट का मतलब पैसा कट रहा है। डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं? जो बाउंस्ड चेक्स होते हैं। चेक बाउंस होना डिसऑनर्ड चेक होता है। डिसऑनर्ड चेक हमने एसएलसीए में पढ़ा है। डिसऑनर्ड चेक एसएलसीए में कहाँ आता है? एसएलसीए बनाते हैं तो डिसऑनर्ड चेक किधर आता है? डेबिट पे, एसएलसीए में। और डिसऑनर्ड चेक क्या कहता है? रिसीवेबल्स को बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है। डिसऑनर्ड चेक से रिसीवेबल्स बढ़ते हैं। बैंक पे क्या असर पड़ता है इसका, वो सुन लो। डिसऑनर्ड चेक की डबल एंट्री बनती है। डिसऑनर्ड चेक की डबल एंट्री बनती है। एरर्स के टॉपिक में आ सकता है ये। डबल एंट्री पता होनी चाहिए। क्या बनती है? रिसीवेबल डेबिट होते हैं और बैंक, ये डिसऑनर्ड चेक की डबल एंट्री है। लेकिन ये डबल एंट्री कब बनती है? जब हमें पता चल जाता है कि चेक बाउंस हो गया। अब क्या हुआ सुने, आपने मुझे आज चेक दिया 10,000 रुपये का, आपसे मुझे चेक मिला 10,000 रुपये का। मैं वो चेक बैंक लेकर गया और मैंने बैंक वालों को दिया, ये 10,000 का चेक है, मेरे अकाउंट में डाल दो पैसे। बैंक वालों ने कहा सर ये दूसरे बैंक का चेक है, 2 दिन लगेंगे पैसे आने में। मैंने कहा ठीक है, नो इशूज़। मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया। मैं सोच रहा था पैसे 10,000 आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। जमा करा के मैं वापस आ गया और मैंने डबल एंट्री बना दी। पैसा आ गया डेबिट, पैसा आ गया डेबिट, और रिसीवेबल पैसा देके चला गया क्रेडिट। रिसीट्स की एंट्री बना दी, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये एंट्री बनी हुई है मेरे। 2-3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, मैंने बैंक को कॉल करी। मेरे हिसाब से बैंक में मेरे थे 20,000 रुपये। 10,000 ये चेक आया तो मेरे बैंक में कितने हो जाने चाहिए? 30,000 हो जाने चाहिए मेरे बैंक में। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने बैंक को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो बैंक वाले बोले सर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये। मैंने कहा यार ये तो 30 होने चाहिए, 20 क्यों है? ऐसे बोले 1 सेकंड बताते हैं आपको।
उसने चेक करके बताया कि आपका जो 10,000 का चेक आया हुआ था ना सर, वो बाउंस हो। अच्छा, बाउंस चेक्स हर बैंक आके ही नहीं चेक बाउंस हो गया आपको फ़ोन करके बताया यार चेक बाउंस हो गया, आपको खुद पता करना पड़ता। तो चेक बाउंस हो गया, मैंने पता ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा चेक बाउंस हो गया? तो मैं डबल एंट्री कैसे बनाऊंगा बाउंस चेक की? जब पता चलेगा तब बनाऊंगा ना। तो अब पता चल रहा है मुझे, बैंक तो रिकॉर्ड कर चुका है, जैसे ही चेक बाउंस हुआ बैंक ने तो उसको छोड़ दिया। बैंक में तो 20,000 रुपये पड़े हुए, मेरे पास कितने 30 आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है पैसे आ जाएंगे, फ़र्क आ गया अमाउंट में, लेकिन चेक तो बाउंस हो गया। अब पता चला चेक बाउंस हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा उसकी, अब एंट्री बना लूंगा बाउंस चेक की। तो बाउंस चेक भी अक्सर क्या होता है, नॉट येट रिकॉर्डेड में आता है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल क्या जाता है, वो उसको पता ही नहीं होता, तो वो रिकॉर्ड करना मिस कर जाता। लेकिन ये चीज़ें हो चुकी हैं, चेक बाउंस हो चुका है, डायरेक्ट डेबिट में पैसे कट चुके हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र में पैसे आ चुके हैं, बैंक चार्जेस में पैसे कट चुके हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अकाउंटेंट अब इनको लिखेगा। तो ये जो नॉट येट रिकॉर्डेड है ना, इनकी वजह से भी अमाउंट में फ़र्क आ जाता है। किसकी अमाउंट में फ़र्क आ जाता है? हमारे बैंक अकाउंट की और बैंक स्टेटमेंट की फ़र्क आ जाता है। 40,000 45,000 फ़र्क आ जाता है। तो ये नॉट येट रिकॉर्डेड चीज़ें हम क्या करते हैं, हम इधर रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉट येट रिकॉर्डेड इवेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। अच्छी बात पता है क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन की? ये नाम यही रहते हैं, चेंज नहीं होता। हर सवाल आपको यही नाम मिलेंगे, तो आप आसानी से आपको याद होगा। डायरेक्ट डेबिट ही है तो डायरेक्ट डेबिट ही आ रहा होगा, क्रेडिट ट्रांसफ़र ही आ रहा होगा, बैंक चार्जेस ही आ रहे होंगे, डिसऑनर्ड चेक ही आ रहे होंगे। तो आप इसको क्या करोगे, टी अकाउंट के अंदर लिखोगे। सही है। अब लिखेंगे किस तरह से, ये हम देखें। सबसे पहले आप अपनी एडजस्टेड कैश बुक जो आप बना रहे हो, एडजस्टेड बैंक अकाउंट जो आप बना रहे हो, आप इसको शुरू कहाँ से करोगे? ब्रॉड डाउन, बीडी बैलेंस से शुरू करोगे, बीडी से। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, बीडी बैलेंस सवाल में दिया हुआ, आप बीडी लिखोगे। हमारा बैलेंस कितना था? 40। और बैंक वालों का कितना था? हमारा 45 था और बैंक वालों का कितना था? 40 था। हमारा बैलेंस कितना था? 45। हम उससे शुरू कर लेंगे। हम अपने ही बैलेंस से इसको शुरू करेंगे, यानी कि बैलेंस बैंक अकाउंट का जो है, कहाँ का बैलेंस है? बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उससे ये शुरू होगा। ये शुरू होगा बैंक अकाउंट बैलेंस, वो बीडी बना के शुरू करेंगे। अच्छा, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा था? बैंक वालों का बैलेंस कितना आ रहा था? अंदान, बैंक वालों का बैलेंस कितना था? हमारा था 40 था। बैंक वालों का बैलेंस कितना था? 40। वो क्या कहलाता है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक वालों का बैलेंस, ये टर्म्स याद कर लें, मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, ये टर्म्स याद हो जाएंगी आपसे आसानी से सॉल्व होगा। ये टर्म्स याद होनी चाहिए। बैंक वालों का बैलेंस कितना था? 40,000। वो क्या था? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कितना था वो? 40। उससे ये शुरू नहीं हो रहा। ये किससे शुरू हो रहा है? बैलेंस एज पर बैंक 45। सही है। टी अकाउंट में क्या लिखेंगे? इस टी अकाउंट के अंदर नॉट येट रिकॉर्डेड चीज। क्या क्या थी नॉट येट रिकॉर्डेड? ये थी, ये नाम थे, लिखते हैं आप इसको टी अकाउंट में। हमारे टी अकाउंट बैंक अकाउंट की लॉजिक क्या है? पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट। और पैसा जाएगा? अब आप बताएं, बैंक चार्जेस पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? डेबिट या क्रेडिट? पैसे गए क्रेडिट। सही हो गया। स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांसफर, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांसफर या डायरेक्ट क्रेडिट, एक ही बात है, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक्स, डिसऑनर्ड चेक पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्रेडिट।
वो SLC होता है ना, रिसीवेबल होता है ना, ये बैंक है ना, फ़र्क है ना दोनों। SLCA में कहाँ थे डिसऑनर चेक गाइस, SLCA में कहाँ थे डिसऑनर चेक, डेबिट। बैंक अकाउंट में कहाँ थे, क्रेडिट, क्योंकि डबल एंट्री देखेंगे री, SLCA डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक में क्या हो गया, क्रेडिट हो, ठीक हो गया। ये चीज़ें थी नॉट येट रिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड कर ली। अब इसको बैलेंस करके CD निकाल लेगा इसका, सुनते रहे ध्यान से। ये CD इधर आ गया। अच्छा इधर सुने बात, यार आप में से किसी की ना चूंचा आवाज़ आ रही है ना, मुझे पसंद नहीं आ रही, वो प्लीज़ खामोश हो जाएगा। किधर आ रहा है CD, CD क्रेडिट पे आ रहा है, तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है, ये बात हमने करी थी यहाँ पे, देखें। CD क्रेडिट पे आता है तो क्या होता है, डेबिट पे आएगा तो क्या होगा, याद रखिएगा ये बात भी याद रखिएगा, सवालों में भी आएगी रिकन्सिलेशन में, ठीक है। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में CD इधर आ गया, मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 45,000 से शुरू किया था हमने, इसको कर करा के ये अमाउंट आया है अभी 39,000 है। फॉर एग्जाम्पल ये CD कितना आ रहा है, ये CD कहलाता है, इसका नाम होता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड। बैलेंस है मतलब CD है, एज पर किसका CD है, ये एडजस्टेड बैंक अकाउंट जो बनाया है उसका CD। तो ये है बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट, ये CD, ठीक है। कितना आ रहा है ये 39,000। अभी भी बैंक का बैलेंस कितना था, बैंक वाले क्या बता रहे हैं कितने पैसे, बैंक वाले क्या बता रहे हैं कितने पैसे, 40। अभी भी वो नहीं आया हमारा बैलेंस, अभी भी क्या आया 39। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की गलतियां होती हैं, एक तरह की तो ठीक हो गई, कौन सी, नॉट येट रिकॉर्डेड, ये तो ठीक कर लिया हमने। जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, और CD निकाल लिया। अब जो हमने CD निकाला ये क्या है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट। क्या है, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट। क्लियर है बात। अब दूसरी तरह के एरर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड आपको नाम से पता चल रहा है। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड मतलब क्या है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए। एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए का मतलब अभी तक हुआ ही नहीं है, लिख लिए अकाउंटेंट ने, ये गलती भी अकाउंटेंट की है। ये चीज़ें अभी तक हुई नहीं है लेकिन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करके बैठ चुका। अब ये ऐसा क्या है, इसमें दो चीज़ आती हैं सिर्फ, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, दूसरे अनक्लियर्ड चेक्स हैं। अनक्लियर्ड को हम अनक्रेडिटेड भी कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। दो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ, अनप्रेजेंटेड चेक्स और दूसरी अनक्लियर्ड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, ये दो चीज़ें किस में आती हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट्स में आती हैं, अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड को हम कहाँ ठीक करते हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड को हम, जैसे नॉट येट रिकॉर्डेड को हम कहाँ ठीक करते हैं, नॉट येट रिकॉर्डेड को एडजस्टेड बैंक अकाउंट, ये तो एक चीज़ बनती। जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है ना, उसके लिए हम एक और चीज़ बनाते हैं, वो कहलाती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनती है, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट्स। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट्स में कितने इवेंट्स हैं, सिर्फ दो इवेंट्स हैं। क्या है वो, अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड, दो चीज़ें सिर्फ, वो रिकंसिलिएशन में। और रिकंसिलिएशन एडजस्टेड बनने के बाद बनती। रिकंसिलिएशन कब बनती है, एडजस्टेड बनने के बाद। अब सुनिए कैसे बनती। अब आप ये देखो, एडजस्टेड का CD कितना निकला था, ये क्या, ये बैलेंस कहलाता क्या है, बैलेंस एज पर, इससे शुरू होती है रिकंसिलिएशन। कितना था ये, 30,
तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक अकाउंट से ये शुरू होती है, 39,000 से ये शुरू होती है। कुछ लोग इसको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक है, उनकी मर्जी है। हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक 39। अब इसमें क्या आएगा, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ दो चीज़ आएंगी, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स और एक अनक्लियर्ड चेक्स। ठीक हो गया। इसमें हम पहले ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये होते क्या हैं और ऐड क्यों करते हैं ये अभी बताता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे। अब हम बात करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स होते क्या। देखिए अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, चेक्स इशूड टू सप्लायर्स। यहाँ पे रुक जाए, क्या है ये, चेक्स इशूड टू सप्लायर। इसका क्या मतलब हुआ, सप्लायर को पैसे या चेक्स दे दिए। तो इसमें हमारे पास से पैसे आए हैं या गए हैं, जा रहे हैं। बस आप चेक सप्लायर को दे चुके हो, यानी कि आपके हिसाब से पैसा चला गया, चेक दे दिया, पैसा चला गया आपके पास, ऐसे ही। तो आप इस सिचुएशन में जब आप सप्लायर को चेक देते हो, पेमेंट करते हो, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप पैसों को प्लस करते हो माइनस करते हो, पैसे जा रहे हैं तो चेक्स इश्यूड टू सप्लायर में आप पैसे को क्या करते हो, माइनस। आप माइनस करके आप माइनस कर देते हो, पैसे जा रहे हैं। बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। लेकिन उसने अभी तक बैंक में दिखाई नहीं है चेक। आप उसको चेक दे चुके हो, आपको लग रहा है पैसे निकल गए, होना भी ऐसे ही चाहिए, आप पैसों को माइनस कर चुके हो। लेकिन जिसको आपने चेक दिया है ना, वो अभी तक बैंक गया ही नहीं है पैसे निकलवाने, वो चेक अपने पास रख कर बैठा हुआ है, जब टाइम मिलेगा चला जाएगा। अब हुआ क्या, आपने मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये थे, अकाउंट में 20,000 रुपये, मैंने आपको 4,000 रुपये का चेक दे दिया। अब आपने बोला सर यार ये पैसे अभी तक नहीं दिया आपने, मैंने यार ये लो 4,000 का चेक बनाया और आपको 4,000 का चेक दे दिया। तो चेक मेरे हिसाब से सोचिएगा, चेक मैंने क्या करा, चेक इशू किया है, दिया है, किसको दिया है, अपने सप्लायर को। कितने का दिया है, 4,000 का। मेरे पास पैसे आए या गए, गए। मेरे पैसे बढ़े या कम हुए, थे कितने, 20, कितने निकल गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास 20,000 रुपये थे, 4,000 का चेक आपको दे दिया, तो कितने हो गए, मेरे हिसाब से 16,000 है। ये काम हुआ 27 तारीख को, 27 मार्च को। आप चेक चला गया आपके साथ। अब मेरे हिसाब से 16,000 रुपये पड़े हुए बैंक में, राइट। मैंने बैंक को फ़ोन किया 30 तारीख को, 31 को फ़ोन किया, मार्च में 31 होती है ना, मैंने 31 को फ़ोन किया। मैंने 31 मार्च को कॉल करके कहा बैंक को कि यार मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बोलेगा 16,000। बैंक वाले ने बोला सर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये। मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मुझे लग रहा था कितने, 16, होने भी कितने चाहिए थे, 16, हैं कितने, 20। मैंने कहा यार 20,000 हैं। अब 2-3 बातें आई मेरे दिमाग में। मैंने यार किसी ने पैसे डलवा तो नहीं दिया अकाउंट में, या फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैंने जिसको चेक दिया है वो अभी तक बैंक गया भी है 4,000 निकलवाने या नहीं। तो मैंने आपको फ़ोन किया पहले, तो मैंने पहले ये इससे पूछ ले तो पैसे निकाले नहीं निकाले। मैंने आपको कॉल करी, मैंने आपको बोला यार तुमने वो 4,000 निकाले अभी तक। आपने नहीं सर अभी तक नहीं निकाले यार। मैंने क्यों नहीं निकाले अभी तक। आप बोले यार सर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है यार, अभी क्लास लेने कौन आए, देख लेंगे यार, अभी 4,000 दे दिए ना आपने, निकलवा लेंगे जब टाइम होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर इनफ, आपकी मर्ज़ी, आपका चेक है भाई, आप जब चाहे निकलवाओ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, राइट। तो ये कहलाता है, ये चेक मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए अनप्रेजेंटेड चेक।
इसका आप लिटरल मीनिंग देख लेना, नाम अनप्रेजेंटेड को कन्वर्ट कर लें आप इसके लिटरल मीनिंग में, आपने अभी तक चेक प्रेजेंट, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? चेक दिखाना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, तो 4,000 मिलेंगे ना। तो जब आप चेक जमा कराओगे तो आपको 4,000 मिलेंगे, जब आपको 4,000 मिलेंगे तो मेरे अकाउंट से कटेंगे ना। तो इसका मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? ऐसे चेक्स जो हम सप्लायर्स को दे चुके हैं, अपने पास पैसे माइनस कर चुके हैं, लेकिन सप्लायर ने अभी तक पैसे निकाले नहीं। तो इसका मतलब अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक अभी भी हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हुए? हम माइनस करके बैठे हुए, तो ये हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया या नहीं कर लिया? ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हम पहले से रिकॉर्ड, ये एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक हम क्या करते हैं? वापस ऐड कर देते हैं। मेरे अकाउंट में कितने हैं? 16,000। 4,000 में माइनस करके बैठा हूँ, लेकिन 4,000 अभी तक निकले, तो मैं क्या करूँगा? उनको वापस ऐड कर लूँ। तो अनप्रेजेंटेड चेक इसलिए हम अपने अकाउंट में वापस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पैसे अभी तक निकले नहीं हैं, हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर है अनप्रेजेंटेड चेक? तो आप कहें सर आपने एंट्री क्यों बना दी, आपने इतनी जल्दी 4,000 माइनस क्यों कर दिया, आपने 20,000 में से 4,000 चेक देते ही क्यों माइनस कर दिया? अच्छा यार देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको 4,000 का चेक दिया और समझ लें मैंने माइनस नहीं किया, मैंने 4,000 रुपये माइनस, मैंने आपको 1 घंटे में फ़ोन किया, हाँ भाई 4,000 निकाल लिए? हमने कहा नहीं सर अभी नहीं निकाला। अगले दिन सुबह मैंने फिर फ़ोन किया, 4,000 निकाले? हमने कहा सर नहीं निकाले यार अभी। 2-3 घंटे बाद मैंने फिर फ़ोन किया, हाँ 4,000 निकाले? हमने बोला यार नहीं निकाले, अभी टाइम नहीं मिला सर। फिर 5 बजे बैंक बंद होना, फिर 4,000 निकाले? आप बोले अबे भाई सर तकलीफ़ क्या है, निकाल लेंगे तो निकाल लें यार, राइट। तो आप बार बार फ़ोन क्यों करे जा रहे हैं? अब मैं कहूँ नहीं यार मैं बार बार फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ, तुम जब 4,000 निकालोगे ना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं उसी वक्त डबल एंट्री बनाऊंगा। अब मेरी डबल एंट्री डिपेंडेंट है आपकी 4,000 निकालने पे, मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं है मेरे पास क्या यार? बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जैसे ही सप्लायर को चेक देते हैं ना, हम उसी वक्त डबल एंट्री बना लेते हैं, चाहे वो पैसे निकाले या ना निकाले। आज नहीं तो कल निकाले गई ना कभी पैसे यार, तो हम एंट्री बना लें, हम अपनी एंट्री को रोक रहे हैं। एक सप्लायर उसी वक्त पैसे निकालता है, एक सप्लायर 6 दिन बाद पैसे निकालता है, एक सप्लायर 3 महीने बाद पैसे निकालता है, एक सप्लायर चेक के अंदर हाथ डाल के पैसे निकाल लेता है उसी वक्त। उसकी मर्जी यार, उसकी मर्जी, सही है ना? हम डबल एंट्री उसी वक्त बना देते हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स में क्या होता है? हम डबल एंट्री जैसे ही चेक देते हैं उसी वक्त बना लेते हैं, हम अपने पैसे माइनस उसी वक्त कर लेते हैं। अब वो पैसे निकाले या ना निकाले, महीने के एंड तक अगर उसने पैसे नहीं निकाले तो हमारे अकाउंट में पैसे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में पैसे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पैसे हम लोग अपने पास कम लिख के बैठे हुए होते हैं। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? 20,000, मैं कितने लिख के बैठा हुआ हूँ? 16,000। तो हम क्या करते हैं? उसको 4,000 को वापस प्लस कर देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग होता है ये, इसलिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस करते हैं। तो अनप्रेजेंट चेक्स क्या होंगे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस हो जाएंगे। समझ में आ गया? अनप्रेजेंट चेक्स होता क्या है? समझ में आ गया? प्लस क्यों हो रहे हैं? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? दूसरी जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड चीज़ होती है ना, वो होते हैं अनक्लियर्ड चेक्स, वो होते हैं माइनस। अनक्लियर्ड चेक्स को और क्या बोलते हैं? इधर देखें गाइस, अनक्लियर्ड चेक्स या फिर अनक्रेडिटेड चेक्स एक ही बात है। ये क्या होता है? इनको हम कर क्या रहे हैं? माइनस। ये क्या होता है? अनक्लियर्ड और अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं ऐसे चेक्स, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। मतलब देखें, चेक्स इधर सुने, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अब इस बात का मतलब क्या है? चेक क्या करा है बैंक अकाउंट में? डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने का मतलब चेक क्या करा है? जमा करा है। जब चेक डिपॉजिट करते हैं हम लोग तो पैसे आते हैं या जाते हैं? सोच के बता आराम से। आप क्या कर रहे हो? चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। तो चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। तो चेक डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब पैसे आ रहे हैं।
पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, पैसों को प्लस या माइनस? जैद क्या करेंगे? प्लस। क्यों? पैसे आ रहे हैं, क्या करेंगे? प्लस। बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। अब मेरी बात सुने इधर, क्या आगे? नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। इसका मतलब क्या है? आपसे चलें आपके पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ या अपने पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। अनप्रेजेंटेड वैसे समझाना, ऐसे समझाता हूँ। सुने, मुझे आप लोगों से आज 7,000 रिसीव करने नोट्स का। मैंने आप लोगों को कहा यार वो 7,000 के तुम नोट्स लेके गए थे, पैसे नहीं दिए अभी तक। हमने सर अभी दे दो। मैंने कहा लाओ दो। आपने चेक बनाया 7,000 रुपये का और मुझे दिया सर ये 7,000 का चेक। मुझे चेक मेरे हिसाब से सोचेगा, मुझे चेक मिल रहा है। कितने का चेक मिल रहा है मुझे? 7,000। चेक मेरे पास आ गया। जैसे ही चेक मेरे पास आया तो मैंने कहा ये चेक आ गया मतलब पैसे आ गए। चेक आ गया मतलब पैसे आ गए। तो मैंने अकाउंटेंट बोला हाँ भाई 7,000 आ गए, टेंशन नहीं ले, आ गए पैसे ले लिए, एंट्री बना ली। अभी चेक आया है, उसने एंट्री बना दी। उसने क्या बोला? बैंक डेबिट, पैसा आ गया बैंक में, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीट्स हो गई। 7,000 जमा हो गए, मैंने अपने पास ऐड कर लिया, ये हो गया सारा काम। और मैंने अकाउंटेंट को बोला बेटा फ़ौरन जाओ बैंक में जमा कराओ ये चेक। अकाउंटेंट भागता हुआ गया, उसने बैंक में जाके बोला भाई ये 7,000 का चेक है, फ़ौरन अकाउंट में डाल दो। बैंक वाले बोले ठीक है डन, स्टैंप लगाई, बैंक में दे दिया। मैंने कहा यार चलो प्रोसेस हो गया पूरा, 7,000 मेरे पास आ गए। ये काम हुआ था 29 तारीख को। कब जमा कराए पैसे? 29। अच्छा, मेरा जो बैंक है वो मिज़ान बैंक था। आपने जो मुझे चेक दिया वो हबीब बैंक का दिया। बैंक अलग अलग थे। जब बैंक अलग अलग होते हैं ना तो पैसे अकाउंट में आने में 2 दिन लग जाता है, कभी 1.5 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, सुबह जमा कराने, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में। खैर अभी 2 दिन लगते हैं, ये समझ। तो आपने जो 7,000 का मुझे चेक दिया ये कितने दिनों में आएगा? 2 दिन में। लेकिन मैं इसको अभी अपने पास ऐड करके बैठ चुका हूँ। मेरे पास कितने पैसे थे बैंक अकाउंट में? 20,000 रुपये थे मेरे पास। क्या इस बात सुने, मेरे पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे? 20,000। आपने मुझे चेक कितने का दिया? 7,000। मेरे हिसाब से कितने हो गए? 27,000। मैंने 30 तारीख को बैंक को फ़ोन किया, 30 को, एक दिन बाद मैंने बैंक को बोला यार मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंक स्टेटमेंट देख के बताओ। मैं समझ रहा था कितने होंगे, 27। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कितने बोलेगा बैंक वाला, 27,000 है आपके अकाउंट में। बैंक वाले ने मुझे बोला सर आपके अकाउंट में है 20,000। मैंने कहा यार मैंने 27 होने चाहिए, कल 7,000 का चेक जमा करा है, आप 20 को बोल लो 27 होंगे, चेक करो। तो जब बोला सर मैं चेक करके बता दूँ। फिर उसने मुझे बताया सर आपका जो चेक है ना 7,000 का वो क्लियरिंग में डला हुआ है, वो क्लियरिंग में डला हुआ है, वो पैसे 1-8 दिन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब चेक डिपॉजिट हो चुका है, मैं अपने पास ऐड कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो पैसे अभी तक मेरे पास आए नहीं है, लेकिन मैं ऐड करके बैठा हुआ हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने पास से माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा अनक्लियर्ड चेक 7,000, क्योंकि पैसे अभी तक आए नहीं। तो जब मैं अनप्रेजेंटेड को इसमें प्लस कर दूंगा और अनक्लियर्ड को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक वाले जो कह रहे थे वही बैलेंस आना चाहिए, कितना? 40,000। अगर कोई बैंक की तरफ से एरर नहीं है तो, क्योंकि ये सारे एरर किसके? अकाउंटेंट के, हमारे एंड से। एक नॉट येट रिकॉर्डेड थे, दूसरे एक्स्ट्रा। अगर बैंक एरर होता है तो ये अमेंड होती है अमाउंट। बैंक एरर भी कभी कभार आता है, उसकी बात हम आगे कर लेंगे, वो कोई नॉर्मल सी बात है, एक आधा एरर आता है। फिलहाल इसको यहीं तक रखें, हम 1-2 सवाल करें फिर बैंक एरर की बात करें, सही है? तो 2 चीज़ें बनती हैं बैंक रिकन्सिलिएशन में। एक बनती है एडजस्टेड कैश बुक जो शुरू होती है बैंक के बैलेंस से, और ये नाम आते हैं, एक में पैसे आ रहे हैं डेबिट, जिसमें पैसे जा रहे हैं क्रेडिट, और क्या निकलता है? सीडी। ये जो सीडी निकलता है ये कहलाता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक। ये बनता है रिकन्सिलिएशन का बीडी, और इसमें हम ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अनक्लियर्ड चेक्स।
अनप्रेजेंटेड क्यों ऐड करते हैं समझा दिया आपको, अनक्लियर्ड क्यों माइनस करते हैं समझा दिया आपको। आखिर में क्या आता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक वालों का बैलेंस। ये भी 40 आ गया, हमारा आंसर भी 40 आ गया। बैंक फ़ोन किया, बैंक वाले क्या बोले थे, कितने पैसे पड़े हुए 40, हमारे भी कितने पड़े हुए 40। रिकनसाइल होना चाहिए है। आखिरी आंसर बैंक स्टेटमेंट वाला आंसर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। एक और बात अब सुने, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी समझ लें, ये भी एक टेक्निकल चीज़ आती है। अच्छा, जब मैं आपको ये कहता हूँ, इधर सुने, बात सुने गाइस। जब मैं कहता हूं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब ये बैलेंस हमारा है या बैंक वालों का है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बैंक वालों का बैलेंस क्या हमारा बैलेंस। ये बैलेंस बैंक वालों के हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, स्टेटमेंट बोले गाइस, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक। हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट, कैश बुक, वो हम बनाते हैं। बैंक वाले क्या बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक वालों का बैलेंस, राइट, बैंक के हिसाब से, बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस, ऐसे ही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, सुने, अगर मेरे बैंक में बैलेंस है 40,000 पॉजिटिव, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मेरे हिसाब से बैंक में क्या बैलेंस है 40,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, एसेट होता है या लायबिलिटी, एसेट। तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, हमारे हिसाब से डेबिट। हमारे हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक में पैसा पड़ा होने का मतलब बैंक क्या है, एसेट है, क्या है, डेबिट है, राइट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट वाले इसको क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। हमारे हिसाब से ये डेबिट ही, क्या सुन लो, क्या हो गया। तो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में, पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में। बैंक के पॉजिटिव बैलेंस का मतलब एसेट है ये हमारा, हमारे हिसाब से ये डेबिट है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट, बैंक वाले इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। बैंक स्टेटमेंट वाले इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो इस बात का मतलब क्या, अगर मैं समराइज करूं, अगर सुने बात, अगर बैंक स्टेटमेंट में, गाइस बात सुने, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एसेट डेबिट। याद कर लेगा ये बात, ये एमसीक्यूज में भरी हुई है ये चीज़ें, सिर्फ कंफ्यूजन एमसीक्यूज में यही होती। वो क्या बोलता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 40,000 क्रेडिट। बैलेंस एज पर क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 40,000 क्रेडिट। आओ बोलते तो क्रेडिट है यार, नहीं, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है तो आपका क्या है, पॉजिटिव डेबिट एसेट। याद रखिएगा। और अगर बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारा ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट है ये हमारा, ये याद रखिएगा। सही हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो ये क्या है, पॉजिटिव डेबिट। और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो हमारा क्या है, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है तो हमारा ये क्या है, क्रेडिट नेगेटिव। ये बैठ गई बात दिमाग में, क्लियर है। एक बात और सुने, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हमने स्टार्ट करी थी, कौन से बैलेंस से स्टार्ट करी थी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन से बैलेंस से शुरू हुई थी, एडजस्टेड बैंक अकाउंट की सीडी से हुई थी। इधर आए, सीडी किस तरफ था, क्रेडिट में, ये क्या था,
एसेट, तो हमने इसको क्या करा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव शुरू हो गई, 39 पॉजिटिव एसेट था। अगर हमने ये एडजस्टेड बैंक अकाउंट बनाया और हमारा सीडी किधर आया, इधर आया, इधर आया अगर, तो ये क्या है, लायबिलिटी, ओडी। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब स्टार्ट होगी तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस से स्टार्ट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट माइनस से शुरू होगी अगर एडजस्टेड का सीडी डेबिट साइड पे आया। सही है, क्लियर है बात। अगर सीडी क्रेडिट पे आया तो एसेट है, नॉर्मल है, तो पॉजिटिव शुरू होगी। ये बात भी समझ में आ गई। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों का बैलेंस जो भी बोलेगा हमारा उसका उल्टा होगा। अगर वो डेबिट बोलेगा तो हमारा क्या है, नेगेटिव, क्रेडिट। अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बोलेगा तो हमारा क्या है, पॉजिटिव, डेबिट। और हम जब ये एडजस्टेड का डी अकाउंट बनाते हैं, सीडी निकालते हैं, अगर सीडी क्रेडिट पे आता है तो हमारे ये क्या है, माइनस, वो एसेट है, प्लस में स्टार्ट होगा। और अगर सीडी डेबिट पे आता है तो ये क्या है, माइनस, नेगेटिव स्टार्ट होगा, ये रिकंसिलिएशन। बाकी अनप्रेजेंटेड ऐड ही होगा, अनक्लियर्ड माइनस ही, वो स्टार्ट माइनस या प्लस उससे होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसे कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम सवाल सॉल्व करते हैं।